हेलो बच्चों, इस वाले लेक्चर में हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि इसके लिए कोई स्पेशल थ्योरी नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई एक फार्मूला बता दिया जाए और उसके ऊपर सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लें। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, नंबर्स का स्क्वायर रूट कंसिडर करना है, मॉडुलस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, वही उन्हीं सब सारी चीज़ों का हम लोग यूज करने वाले हैं। और इसके अलावा कुछ और स्पेशल टाइप के कॉम्प्लेक्स इक्वेशन अपने को देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम लोग इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। टू बिगिन विथ आई कैन राइट सम पॉइंट्स हियर फॉर सिंपल कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। फॉर सिंपल कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हम लोग क्या करेंगे, जेड की जगह पे या जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इक्वेशन में दिखाई देगा उसकी जगह पे हम लोग कुछ भी एक रियल पार्ट प्लस आयटा टाइम्स एक इमेजिनरी पार्ट है ना, एक्स प्लस आयटा वाई पुट करके फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके अलग अलग दो इक्वेशन बना के उनको सॉल्व कर लेंगे। बट ये सारे इक्वेशन में वैलिड नहीं होगा, ये तभी उस उन्हीं तरीके के इक्वेशन में हम कर सकते हैं जहाँ पे ये आसान होगा, फिजिबल होगा करना। ठीक है। तो फॉर सिंपल कॉम्प्लेक्स इक्वेशन वी पुट z इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई, and by comparing real and imaginary part we will solve for x and y। ठीक है। एक बार अपने को x और y मिल जाएगा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर z भी मिल जाएगा, क्योंकि z हमने एज्यूम किया हुआ है x प्लस आयटा वाई के इक्वल। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तो ये तरीका काम कर जाएगा, बट इसके अलावा वी कैन कम अक्रॉस सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी कैन easily अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वी कैन अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में अपने को स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट के अंदर वो डिस्क्रिमिनेंट आता है, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है स्क्वायर रूट वाले फार्मूले की। इसके अलावा देयर मे बी सम स्पेशल इक्वेशंस है ना, जैसे बात करें मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, इस तरीके के इक्वेशन को कैसे एनालाइज करना है, कैसे समझना है, वो हम देखेंगे अभी बाद में। इसके अलावा वी कैन यूज डी मोइवर्स थ्योरम। अब ये डी मोइवर्स थ्योरम क्या होता है, ये भी हम लोग इसी लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को हम लोग डी मोइवर्स थ्योरम के हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा भी ये तो ऐसे कुछ जनरल पॉइंट हो गया है ना, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन हम लोग इन्हीं पॉइंट्स का यूज करके कर लेंगे। इसके अलावा जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, मॉडुलस और आर्गुमेंट के प्रॉपर्टीज़, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ है ना, उन सब का भी यूज हो सकता है। तो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ये पहला एग्जाम्पल है हमारे सामने। वी हैव टू सॉल्व फॉर जेड है ना, बोला सॉल्व करो तो जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल टू आयोटा टाइम्स जेड स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जेड की जगह पे एक्स प्लस आई वाई रख के भी स्टार्ट कर सकते हैं, इतना कोई ये मुश्किल काम नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अगर हम जेड की जगह पे एक्स प्लस आई वाई पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू राइट साइड में आयटा टाइम्स एक्स प्लस आयटा वाई का होल स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस आयटा टाइम्स 2xy। ये हो गया। अब अगर हम कंपेयर करें रियल इमेजिनरी पार्ट, तो लेफ़्ट साइड में रियल पार्ट x है, राइट साइड में रियल पार्ट जो है वो देखिए यहाँ पे i मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, सो इट विल बी माइनस 2xy, ये रियल पार्ट होगा।
और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करें, लेफ्ट साइड में है माइनस वाई इक्वल टू, राइट साइड में इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन बन जाता है अभी। अब इसको सॉल्व कर लेना है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से या तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर 1 इक्वल टू माइनस 2y, या फिर y इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये पहले से आया। अगर हम सेकेंड इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करें तो मिलेगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, या फिर माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 0 या फिर y इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 0 के लिए ये दो सोल्यूशन आया। ठीक है, इसका मतलब अगर हम सोल्यूशन लिखें यहाँ पर x और y की वैल्यूज़, ठीक है, तो 0 के लिए y का 0 वैल्यू आ गया, 0 के लिए y का एक दूसरा 1 वैल्यू भी आया। ओके, इसके अलावा और क्या था हमारे पास, y इक्वल टू माइनस 1/2। अगर ये रख के स्टार्ट करें हम, तो इक्वेशन 2 में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4। ठीक, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 यानी कि 3/4 हो जाएगा, या फिर x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस हाफ के लिए x की दो वैल्यू आई, सॉरी ये y का वैल्यू था, y का वैल्यू माइनस हाफ के लिए x का दो वैल्यू मिला प्लस माइनस √3/2। ठीक है, तो ये हमारे, ये तो x और y का वैल्यू हुआ। बेसिकली अपने को क्या करना था, z कॉम्प्लेक्स नंबर z बताना था, जो कि हमने क्या ज्यूम कर रखा है, x प्लस आयटा y। तो एक आंसर आया 0 प्लस 0 आयटा यानी कि 0, दूसरा आंसर हो जाएगा 0 प्लस 1 इंटू आयटा यानी कि आयटा, और थर्ड आंसर हो जाएगा प्लस माइनस √3/2 माइनस आयटा/2। तो ये 3 सोल्यूशंस इसके आ गए अपने पास। ठीक है, कोई इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमने इस्तेमाल नहीं करी। अब देखो, एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन था, इसको सॉल्व करना था, हमने क्या किया, सिंपल सब्स्टिट्यूशन किया, z इक्वल टू सम x प्लस आयटा y मान लिया। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम ना भी लिखें तो भी x और y क्या है, रियल है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करके तुरंत अपने को दो इक्वेशन मिला, उन दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक, फाइनल आंसर हमारे पास 0 आयटा और प्लस माइनस, मतलब ये 3 सोल्यूशन नहीं है, बेसिकली ये 4 सोल्यूशंस हैं, क्योंकि x की भी दो वैल्यूज हैं, प्लस माइनस √3/2। एक बार प्लस रखेंगे तो एक सोल्यूशन, माइनस रखेंगे तो दूसरा सोल्यूशन। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं। जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर भी हम लोग वही जेड का वैल्यू x प्लस आयटा y रख के स्टार्ट कर सकते हैं। जेड स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस आयटा टाइम्स 2xy प्लस मॉड जेड विल बी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेना। अब रियल पार्ट में ये पूरी चीज़ रियल पार्ट में आ जाएगी, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये हो गया अपना इमेजिनरी पार्ट। 0 यहाँ पे राइट साइड में 0 लिखा है, तो 0 में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही 0 होता है, इसलिए हमने 0 के साथ कंपेयर किया। ओके, अच्छा, अब फिर से इस इक्वेशन को सॉल्व करना ज़्यादा इजी है, तो इसको पहले सॉल्व कर लिया। यहाँ या तो x बराबर 0 मिल जाएगा या तो y बराबर 0 मिल जाएगा। तो अगर हम फिर x बराबर 0 यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में रखें, फिर देखें क्या इक्वेशन बनता है, माइनस वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर विल बी मॉड वाई, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड वाई का वैल्यू हमेशा जो है वो 0 या 0 से ग्रेटर होता है। जो वाई स्क्वायर है वो भी हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होता है। ठीक है ना, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करें। एक तो मॉड यहाँ पे
मॉड को रिमूव करना पड़ेगा। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी कि मॉड साइन के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू लिखा है तो उसको पॉजिटिव से रिमूव करते हैं हम लोग, और नेगेटिव लिखा है तो नेगेटिव। तो यहाँ से हम लोग फिर दो केस बना लेते हैं अपने। एक बार मैं मान लेता हूँ कि y मेरा पॉजिटिव है, तो -y² + y = 0 बन जाएगा। और एक बार मैं मान लेता हूँ कि y का वैल्यू नेगेटिव है, उस केस में -y² -y = 0 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से y कॉमन लिया, सो 1 - y = 0, तो y = 0, y = 1। और यहाँ से -y कॉमन लिया तो y + 1 = 0, सो y = 0 एंड y = -1। ये सोल्यूशन आया। ठीक है, साथ में सोल्यूशन भी लिखते चले हम लोग। x और y की वैल्यूज़, सो हमने x 0 रखा तो y का वैल्यू 0 मिला और 1 मिला। ठीक है ना। इसके अलावा 0 पे y का वैल्यू अपने को -1 भी मिला है। ठीक है, तो 3 सोल्यूशन तो अभी यहाँ से ही आ गया। फिर ये तो हमने क्या किया था, x = 0 रख के स्टार्ट किया था। अगर यही काम हम लोग y = 0 रख के कर ले तो दूसरा सोल्यूशन हमारा ये भी था कि y = 0। अब y = 0 रखेंगे तो इक्वेशन 1 जो हमारा है पहला, वो बन जाएगा x² + √(x²) = 0, यानी कि x² प्लस वही mod of x = 0। सही है। फिर से मॉड बन गया यहाँ पे, तो अगेन मॉड को सेपरेट करने का अलग अलग मेथड है हमारे पास। अगर मॉड साइन के अंदर, मॉड के अंदर वाली चीज़ अगर पॉजिटिव लिखी है तो हम लोग पॉजिटिव से मॉड ओपन करते हैं, और नेगेटिव लिखा है तो नेगेटिव से ओपन करते हैं। तो ये दो इक्वेशन बना यहाँ से भी x का वैल्यू 0 आएगा और -1 आएगा, और इधर से x का वैल्यू 0 आएगा और +1 आएगा। ठीक है, तो जब हमने y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू क्या मिला, +1 -1, 1 एंड -1। ठीक है, तो देख लीजिए ये कितने सोल्यूशन है। अगर हम बात करें अब z की, चूँकि z हमारा x + i है, तो एक आंसर आ गया 0। फिर आता है 0 + 1 × i यानी कि i माइनस आयोटा 1 -1। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 सोल्यूशंस हैं इसके। ओके, तो ये भी बहुत सिंपल ही था। इसमें भी हमने यही सब्स्टिट्यूशन किया, z को x + i एज्यूम किया, बाकी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कंपेयर किया। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखें, z + mod z = 1 + 7 i। अपने को बताना है, z नहीं पूछा, अपने को बताना है कि mod z का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन हम लोग वैसे ही स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। z = x + i ये रख के फिर पूरा सॉल्व करें, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन में किया था, है ना। तो जैसे अगर मैं लिखूँ x + i प्लस mod of z विल बी दिस = 1 + 7 i। यहाँ से भी दो इक्वेशन बन जाएगा, उसको सॉल्व करके हम x और y का वैल्यू लिख लेंगे। एक बार जब x और y आ गया तो फिर अपने से बेसिकली क्या पूछ रहे हैं, mod of z का होल स्क्वायर। mod of z होता है x² + y², क्योंकि हमारा z x + i है। जब उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली x² + y² करना रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोग करेंगे खुद। ओके, और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बोला गया कि इफ़ z² = कॉन्जुगेट ऑफ z का स्क्वायर, है ना। इफ z² = स्क्वायर ऑफ z कॉन्जुगेट, देन वी हैव टू फाइंड द लोकेशन ऑफ z ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कॉम्प्लेक्स प्लेन का लोकेशन पूछा है, आर्जेंट प्लेन के ऊपर, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकेशन तो तभी बता पाएंगे ना जब कॉम्प्लेक्स नंबर बता पाएँ, क्योंकि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर x + i है तो हमें पता है कि आर्जेंट प्लेन के ऊपर ये x, y पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला है। सो बेसिकली वी हैव टू सॉल्व फॉर z ओनली। ओके, सो लिखा है z² = mod z का होल स्क्वायर।
तो ठीक है, वही स्टार्ट करते हैं। जेड को एक्स प्लस आयटा वाई हमने फिर से पुट कर लिया। तो अब ये इक्वेशन हमारा एक्स और वाई के इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयटा 2xy, और राइट साइड में इसके कॉन्जुगेट का स्क्वायर। अगर जेड हमारा एक्स प्लस आई वाई है तो उसका कॉन्जुगेट एक्स माइनस आई वाई, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो फिर से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अब माइनस आयटा 2xy हो जाएगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाता है, और आयटा टाइम्स 4xy इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम यहाँ पे लेके आ जाएं, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में रियल पार्ट तो है नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, वो भी कितना 4xy। राइट साइड का इमेजिनरी पार्ट है 0। तो कंपेयर किया तो एक सिंपल सा इक्वेशन ऐसा बन गया। ठीक है, अब इसके क्या सोल्यूशन है, x इक्वल टू 0 या फिर y इक्वल टू 0 या फिर दोनों एक साथ 0। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है कि x 0 हो y 0 ना हो, या y 0 हो x 0 ना हो, या फिर दोनों एक साथ 0 हो जाए। इसका मतलब अगर सिर्फ x 0 है और y 0 नहीं है, ठीक है ना, x 0 y नॉट 0, तो उस केस में ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अगर y 0 है और x 0 नहीं है, ठीक है, x नॉन 0 है y 0 है, तो इसका मतलब ये प्योरली रियल है। और यहाँ पर ये तो x और y दोनों ही 0 हैं, तो वो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो अब इसको आर्जिन प्लेन पे ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या क्या सोल्यूशन आया हमारा। जो हमारा इक्वेशन था उसके सोल्यूशन है ऑल रियल नंबर्स और प्योरली रियल नंबर्स, ऑल प्योरली इमेजिनरी नंबर्स एज वेल एज 0। ठीक है, तो ये हमारा आर्जिन प्लेन के ऊपर ये पूरी जो रियल एक्सिस है पूरा वही रिप्रेजेंट हो जाएगा, और पूरा हमारा इमेजिनरी एक्सिस भी। ठीक है, तो अगर सोल्यूशन की बात करें, ऑल प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। ये सब कुछ ऐसे एग्जांपल्स हो गए जहाँ पर हमने x प्लस आयटा वाई पुट किया, z का वैल्यू कंपेयर किया, रियल इमेजिनरी पार्ट सॉल्व कर लिया। आप देखो ये क्वेश्चन है जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 2 आयटा इंटू जेड माइनस 11 प्लस 2 आयटा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है अपने को, क्वाड्रेटिक दिखा तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया है ना। लिखेंगे जेड इक्वल टू माइनस बी फिर प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, सो 1 माइनस 2 इट विल बी 1 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड प्लस 4 आयटा है, दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए इज़ 1 सी इज़ नेगेटिव 11 प्लस 2 आयटा एंड डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, बस ये हो गया। अब रूट साइन के अंदर यहाँ पे खुद भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है ना, तो उसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ जेड का ये फार्मूला आपको याद होगा, प्लस माइनस और स्क्वायर रूट के अंदर मॉड ऑफ जेड प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ बीच में प्लस या माइनस का साइन आता है अकॉर्डिंगली कि जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फिर मॉड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट डिवाइड बाई 2। तो इस फार्मूले का यूज करके आप इसको खुद ही सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्वाड्रेटिक जैसा इक्वेशन दिख गया तो उसके लिए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही है। अब आते हैं कुछ ऐसे इक्वेशन, स्पेशल टाइप के इक्वेशन भी हो सकते हैं ना। जैसे ही अब ये इक्वेशन है, पहले तो थोड़ी बहुत थियरी देख लेते हैं। रिकॉग्नाइज द इक्वेशन मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर। अब आर यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखेंगे इसको रिकॉग्नाइज करें, एनालाइज करें क्या चीज़ है। मॉड जेड का मतलब होता है, मॉड जेड का मतलब होता है ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग, मॉड जेड रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दैट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस को बताता है मॉड जेड।
ठीक है। तो इसका मतलब अब मान लो कि यहाँ पे लिखा मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ऑल दोज कॉम्प्लेक्स नंबर विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन से 5 यूनिट की दूरी पे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। क्योंकि ये पता है मॉड जेड इज डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, चूँकि एक जेड वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ऐसे सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो आर यूनिट होना चाहिए। अब ये सबको पता होगा, अगर एक किसी फिक्स पॉइंट से ओरिजिन से बोला जाए कि आर यूनिट के डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स को लोकेट करो, उन सबको आपस में ज्वाइन करो, तो क्या बनेगा, एक बनेगा सर्कल, ठीक है। जिस सर्कल का सेंटर होगा ओरिजिन के ऊपर और उसका रेडियस हो जाएगा आर यूनिट। तो हमेशा ऐसा कुछ इक्वेशन तुमको दिखे तो तुम्हें तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज ए सर्कल हैविंग इट्स सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इक्वल टू आर यूनिट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि बताओ मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 16, ये क्या चीज़ है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, तो दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। दूसरा ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, बताओ अगर सर्कल है तो उसका सेंटर कहाँ पे है, तो सेंटर इज ऑन ओरिजिन। रेडियस कितना है, तो रेडियस 16 है, ठीक है। अच्छा, अब इसी का एक जनरलाइज्ड फॉर्म है जेड माइनस जेड नॉट, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि z1 माइनस z2, मॉड ऑफ z1 माइनस z2, इट रिप्रेजेंट्स mod of z1 minus z2, it represents the distance between z1 and z2। जब मैं ये बोल रहा हूँ z1 and z2 तो ऑब्वियसली मैं इसको पॉइंट मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये वाली बात भी अपने को पता है। अब इसके एंगल से अगर हम इस इक्वेशन को एनालाइज करें तो फिर से यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जेड नॉट तो एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये बता दिया। जेड नॉट वेरिएबल नहीं है, वो फिक्स है, ठीक है। फिर आर भी एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे सारे वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जिनका किसी एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर जेड नॉट से डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, किसके इक्वल, आर के इक्वल। अगर इसी चीज़ को मैं स्टेटमेंट में लिखूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा, ऑल दोज variable complex numbers which are at a distance of r units from a point z नॉट या z0, ठीक है। तो अगेन फिर से ये सर्कल की इक्वेशन ऐसी होती है ना। इसका मतलब ये है कि अगर जो हमारा ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है z0, अगर वो यहाँ पे है, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट से आर यूनिट की डिस्टेंस पे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, इस वाले पॉइंट से आर यूनिट की डिस्टेंस पे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो सब के सब कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सो अगेन दिस इज अ सर्कल का सेंटर क्या है, सेंटर इज जेड नॉट, ठीक है। एंड रेडियस क्या है, रेडियस इज इक्वल टू ऑब्वियसली आर यूनिट, ठीक है। इस सर्कल के ऊपर मौजूद जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इसके ऊपर, दोज ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ओके। इन्फिनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे किसी सर्कल के ऊपर, इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे, वो सारे के सारे इन्फिनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये एक क्वेश्चन लिखा है ऐसे। तो पहले तो हम लोग समझें कि ये क्या चीज़ है। ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ जेड माइनस 4 + 3 आयटा ऐसे और इक्वल टू 2, ठीक है। अभी हमने देखा
एक कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे ये दूसरा जो है ये हमारा जेड नॉट का काम कर रहा है, ये फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है और जेड ऑब्वियसली वेरिएबल है, ठीक है ना। और उसका मॉड इक्वल टू एक पॉजिटिव कांस्टेंट 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब हमने समझा था अभी कि ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर कहाँ पर है, सेंटर है 4,3 के ऊपर। जेड नॉट ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो जेड में से सब्ट्रैक्शन में जो है वही हमारा सेंटर है। 4,3 पॉइंट के फॉर्म में लिखे तो 4,3। और रेडियस की बात करें अगर, तो रेडियस आर जो है वो 2 यूनिट है, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको ड्रॉ करूँ इस वाले सर्कल को, 4,3 विल बी समवेयर हियर, है ना, यहाँ पर कहीं होगा 4,3। इस 4,3 से 4,3 हमारा सेंटर हो गया और एक सर्कल ऐसा 2 यूनिट लेंथ का, ठीक, ये सर्कल हो गया। ओके, तो ये 4,3 हमारा सेंटर है और रेडियस इसका 2 यूनिट। अब पहले तो हमने ये चीज़ को समझ लिया। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड। मॉड जेड का, अब जेड क्या है, जेड हमारे जितने भी वेरिएबल हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो सब के सब जेड जो है वो इसी सर्कल के ऊपर मौजूद सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं हमारे, ठीक है। तो इनमें से अपने को पूछा गया है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो मॉड जेड का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। मॉड जेड मैक्सिमम बोलने का मतलब, पहले तो मॉड जेड का मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का ओरिजिन से डिस्टेंस, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का ओरिजिन से डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है ना। सो दिस मीन्स मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन। अब हम सोचें कि इस सर्कल के ऊपर कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ओरिजिन से सबसे ज़्यादा दूरी पर है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे है। तो उसका तरीका ये है कि ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करो जो कि सर्कल के सेंटर से पास होगा, ठीक है। सर्कल का सेंटर मैंने मान लिया सी, ओरिजिन 0, मान लेते हैं इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बोल देते हैं बी। अब खुद देख के बताओ कि मैक्सिमम दूरी पर कौन पॉइंट है। मैक्सिमम दूरी पर जो पॉइंट है वो है ए और मिनिमम डिस्टेंस पर जो पॉइंट है वो है बी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ऐसे ड्रॉ करते इस तरीके से, कहीं सेंटर से पास होता हुआ ना करते, तो ये जो पॉइंट आता है यहाँ पर ए डैश, ठीक है, खुद देख लो यहाँ पे ए डैश इज़ फार क्लोजर देन ए, बी डैश इज एट फार्दर डिस्टेंस इन कंपेरिजन विथ बी, है ना। तो मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस जब भी पूछा जाए तो हमें क्या करना है, जिस पॉइंट से भी मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा उस पॉइंट से सर्कल के सेंटर से पास होता हुआ लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस। देखो सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस है सी ए और सी बी, ये तो रेडियस के इक्वल है, ये ऑलरेडी पता है अपने को, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ये है बेसिकली ओ ए, है ना, ओ ए डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस। सो ओ ए इज़ नथिंग बट ओ सी प्लस सी ए। देख लो डायग्राम में ओ सी प्लस सी ए। ओ सी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले से, वो आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट, और सी ए ऑलरेडी पता है, सो 5 + 2 = 7, ये हो गया। अब से पूछा जाए कि मॉड जेड का मिनिमम वैल्यू बताओ, मतलब इस सर्कल के ऊपर मौजूद कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज एट अ लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सो वी हैव टू फाइंड दैट डिस्टेंस ओनली, ओके। सो दैट पॉइंट इज बी, it is very clear from the diagram, that point is B. So we have to find OB length, OB. So OB is nothing but OC minus CB, and OC we have calculated as 5, CB is given as 2, so this becomes 3. So this is the answer, okay. I hope you understood it. So ऐसे कुछ आपको कुछ स्पेशल टाइप के इक्वेशन मिल सकते हैं ना, इस तरीके का कोई भी इक्वेशन दिखे आज के बाद, यू विल कंसीडर दिस एज सर्कल, ठीक। अब इसके अलावा जैसे मान लो हमारे पास ये इस तरीके का एक क्वेश्चन आ गया, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड सच दैट जेड टू द पावर 4 इज 1 + आयोटा। जेड टू द पावर 4 जो है वो 1 + आयोटा के इक्वल है। अब एक तरीका तो ये है कि x + iy रखो, पावर 4 करो,
ठीक है ना। तो अगर हमारे पास पूरा दिन का टाइम हो तो पावर 4 करके हम फिर सॉल्व कर ही सकते हैं, बट इतना टाइम रहता नहीं है, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि 4 पावर में जो इक्वेशन तो वो बनेंगे हमारे पास रियल और इमेजिनरी कंपेयर करने के बाद उनको हम सॉल्व भी करने मैनुअली, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। तो वही मैंने पहले बताया था कि सिंपल क्वेश्चंस में तो एक्स प्लस आई वाई जब स्क्वायर है या मैक्सिमम क्यूब तक है ना, एक्स प्लस आई वाई का हम लोग यूज करके कर सकते हैं। बट ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जहाँ पर वो तरीका इतना प्रैक्टिकल या फिजिबल नहीं होगा, तो उसके लिए फिर कुछ और तरीके हैं। ओके, अब इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेसिकली जेड टू द पावर एन बराबर कोई एक गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरीके का कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें जानना पड़ेगा डी मोइवर्स थ्योरम क्या होता है। ओके, सो डी मोइवर्स थ्योरम देखा जाए, डी मोइवर्स थ्योरम। अब डी मोइवर्स थ्योरम बड़ा आसान सा सिंपल सा थ्योरम है, एकदम ही सिंपल सा थ्योरम है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इसके दो पार्ट हैं, दो स्टेटमेंट मैं बोल सकता हूँ। ओके, पहला क्या है देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि अगर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा हो, जिसको हम सिस थीटा बोला करते थे, उसका पावर एन हो, जहाँ पर एन कोई एक इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर के लिए अलग स्टेटमेंट है और बाकी फ्रैक्शन के लिए अलग स्टेटमेंट है। अभी हम बात कर रहे हैं इंटीजर की। पावर अगर इंटीजर लिखा हो, इंटीजर का मतलब पता ही है, 2 हो गया, -5 हो गया, इस तरीके के कुछ पावर्स हैं। तो वो जो पावर है वो सीधे सीधे आके हमारी ये आर्गुमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर, मान लो अगर लिखा हो कॉस π/3 प्लस आयटा साइन π/3 होल पावर 4, इंटीजर है तो सीधे सीधे इसको π/3 में ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस ऑफ 4π/3 प्लस आयटा साइन ऑफ 4π/3। ओके, ये हो गया, इतना सा स्टेटमेंट है इंटीजर के लिए। प्रूफ वगैरह की बात करें तो प्रूफ बहुत सिंपल है, तुम्हें पता है ये सिस थीटा जो होता है ये ई टू द पावर आई थीटा को बोलते हैं, इसी का पावर एन है, तो पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, ई टू द पावर आयटा एन थीटा हो गया। बाकी फिर से इसको जब सिस थीटा में कन्वर्ट करोगे तो कॉस ऑफ आयटा के साथ जो रहता है ये वही एंगल में लिखा जाता है कॉस और साइन के, ठीक है ना। तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक। ये तो बात हो गई इंटीग्रल पावर की। अब अगर पावर इंटीजर ना हो, ऐसा भी तो हो सकता था कि कॉस ऑफ π/3 प्लस आयटा साइन ऑफ π/3 होल टू द पावर 2/3, ठीक है ना। अगर ये 2/3 पावर है यहाँ पर तब क्या होगा, उसके लिए अलग स्टेटमेंट है। तो कभी भी अगर फ्रैक्शनल पावर है तो ये फ्रैक्शन का जो भी डिनोमिनेटर है, जैसे इस केस में 2/3 में डिनोमिनेटर इज़ 3, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की 3 वैल्यूज होंगे, 3 वैल्यूज होंगे जो भी डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब वो 3 वैल्यूज कैसे लिखेंगे वो मैं बताऊंगा अभी आगे, ठीक है। बट अभी इतना ध्यान रखना है कि पावर अगर फ्रैक्शनल में है तो डिनोमिनेटर का जो भी वैल्यू है उतने वैल्यू हमें उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मिलने वाले हैं, लेकिन उनमें से एक जो होगा 1 वैल्यू विल बी, वही जब हम एन को ले जाके मल्टीप्लाई कर देते थे अभी यहाँ पे, है ना, एन थीटा प्लस आई साइन थीटा, दिस इज़ वन ऑफ सच वैल्यू, है ना। जैसे कॉस ऑफ π/3 प्लस आई साइन ऑफ π/3 का पावर मैंने बोला 2/3 है, ठीक है। तो कितने वैल्यू होंगे, जो डिनोमिनेटर है 3 वैल्यूज होंगे, लेकिन उन 3 में से एक वैल्यू जो होगा वो यही होगा कॉस ऑफ π/3 इंटू 2/3 प्लस आयटा साइन ऑफ π/3 इंटू 2/3, दैट विल बी 2π/9। ये एक वैल्यू होगा, इसके अलावा एक वैल्यू और होगा, इसके अलावा एक वैल्यू और होगा, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है स्टेटमेंट 2 में, पढ़ो। इफ एन इज इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर p/q, then cos theta plus I sin theta to the power n has q values, one of them is this, okay। अब वो बाकी के कैसे q वैल्यूज हैं तो बाकी के कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तो अभी देखेंगे हम लोग, ठीक। अभी इसको अप्लाई करके अगर हम लोग कुछ बहुत ही बेसिक से सिंपल से प्रॉब्लम करें, बोला गया इसको सिंप्लीफाई करो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर 16 है, ठीक है ना। 16 पावर है तो उसको ऐसा नहीं करना है कि पहले होल स्क्वायर किया, फिर से होल स्क्वायर किया, फिर से होल स्क्वायर किया, फिर से 4 बार होल स्क्वायर करें, ऐसे नहीं, ठीक है। पावर इंटीजर है तो सीधे वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस 16 इंटू
थीटा, कॉस थीटा प्लस आयटा साइन ऑफ कॉस ऑफ 16 थीटा प्लस आयटा साइन ऑफ 16 थीटा। बस ये हो गया। ओके, यहाँ देखो क्या लिखा है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस आई कॉस। एक चीज़ और, हमेशा ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए, डी मोइवर थ्योरम को अप्लाई करने के लिए उस सिस थीटा के फॉर्म में रहना चाहिए, सिस थीटा के फॉर्म में रहना चाहिए। मतलब कॉस पहले, बीच में प्लस या माइनस आयटा और इंटू साइन, इस फॉर्म में रहेगा तभी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में जानबूझ के वो पोजीशन चेंज कर देते हैं हम लोग इधर उधर, ठीक है। तो जैसे यहीं देखो, न्यूमरेटर तो ठीक है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर 4 लिखा है, बट डिनोमिनेटर में साइन थीटा पहले है, ये ध्यान रखना है, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। तो न्यूमरेटर का तो कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस आयटा साइन 4 थीटा ऐसा हो गया, ठीक है। बट डिनोमिनेटर में सीधे अगर हम ऐसे लिख दें साइन ऑफ 4 थीटा प्लस आयटा कॉस ऑफ 4 थीटा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो हमारा सिस थीटा का फॉर्म है, उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कब होगा, जब आयटा कॉस के साथ नहीं होना चाहिए। तो कॉस के साथ आयटा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कि मैं ब्रैकेट से आयटा कॉमन निकाल लूँ, पावर 4 है तो आयटा का पावर 4 बाहर निकलेगा, तो कॉस अकेला बच जाएगा, यहाँ पे आयटा बाहर चला गया। यहाँ साइन थीटा में तो आयटा था नहीं, तो प्लस 1 बाई आयटा इंटू साइन थीटा आ गया है। 1 बाई आयटा का वैल्यू तुम्हें पता है, दैट इज़ माइनस आयटा। तो 1 बाई आयटा माइनस आयटा हो गया, तो यहाँ माइनस आयटा साइन थीटा पावर 4 हो गया। अच्छा, अब आई टू द पावर 4 पता ही है 1, सो दिस इज कॉस 4 थीटा प्लस आयटा साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाई आई टू द पावर 4, ये तो 1 हो गया। बाकी ये फिर से सिस थीटा का फॉर्म है, बीच में प्लस हो माइनस हो, सिस थीटा का फॉर्म दोनों ही रहता है ना। तो यहाँ पर भी इंटीजर पावर है 4, तो वो सीधे आके मल्टीप्लाई हो गया, बीच में माइनस का साइन है, ये चीज़, ठीक है। अब फर्दर इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ऊपर लिखा है ई का पावर आयटा 4 थीटा और नीचे लिखा है ई का पावर माइनस आयटा 4 थीटा, ठीक है ना। पावर सब्ट्रैक्ट होगा, सो ये पावर को ले जाके यहाँ सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो 4 थीटा माइनस ऑफ माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा आयटा 8 थीटा, ठीक है ना। और फिर से अगर इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना हो तो आई कैन राइट कॉस ऑफ 8 थीटा प्लस आयटा साइन ऑफ 8 थीटा। काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। देखो एक और एग्जांपल यहाँ पे, कॉस 2 थीटा माइनस आयटा साइन 2 थीटा, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा ई का पावर माइनस आयटा 2 थीटा होल का पावर है 4 इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा है ई टू द पावर आयटा 4 थीटा होल का पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में लिखा है ई टू द पावर आयटा 3 थीटा होल पावर माइनस 2 इंटू लास्ट ब्रैकेट जो है दैट इज ई पावर माइनस आयटा 3 थीटा होल टू द पावर माइनस 9, ठीक। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट जब हमने कर लिया तो ये बहुत ही ईजी हो गया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो मल्टीप्लिकेशन में है उनके पावर्स ऐड होने वाले हैं और सब्ट्रैक्शन में जो है वो, सॉरी डिवीजन में जो है उनके पावर जो है सब्ट्रैक्ट होने वाले हैं। तो एक ही ई लिखता हूँ मैं, बाकी ये पावर सब यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। न्यूमरेटर में जो लिखा है ऊपर वो पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या लिखा है वहाँ पे, आयटा में बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि आयटा सब में है तो आयटा कॉमन ही हो गया। तो लिखा है माइनस 8 थीटा, फिर माइनस 20 थीटा, फिर डिनोमिनेटर वाला सब्ट्रैक्ट होगा, डिनोमिनेटर में लिखा है माइनस 6, ऊपर जाके बन जाएगा वो प्लस 6 थीटा, और लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे कितना 27, प्लस का है ना, प्लस का 27, तो ऊपर जाके माइनस का 27 हो गया, ठीक है। बस फिर ई टू द पावर आयटा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस 27
-20 -8 +6, ठीक है, जो भी आएगा देख लेना अपना क्या है। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि डी मोइरस थ्योरम हमने देख लिया। अब देखते हैं कि इसका यूज करके हम लोग किस तरीके से z⁴n बराबर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे हम लोग डील कर सकते हैं बाय यूजिंग डी मोइरस थ्योरम। तो उसके लिए कुछ 2-3 स्टेप हैं जो मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है कि ये जो ये जो भी राइट हैंड साइड में अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब सम पॉजिटिव कांस्टेंट जो कि उसका मैग्नीट्यूड होता है इंटू e⁻i एम्पलीट्यूड, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आइलर्स फॉर्म कैसे लिखना है ये तुम्हें पता होगा, ये काम कर लेना है। इसके बाद अगले स्टेप में अपने को ये जो हम लोग यहाँ पे थीटा लिखते हैं, इस थीटा की जगह पे इस थीटा का जनरल फॉर्म मतलब, ठीक है, e⁻i थीटा प्लस 2n, तो चलो n तो पहले यूज रखा है, 2k पाई लिख देता हूँ, 2k पाई, ये काम कर लेना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर रहता सपोज 1 + √3i, ठीक है। तो इसका आइलर्स फॉर्म में लिखता 2 × e⁻i, इसका जो है एम्पलीट्यूड है कितना, π/3, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे π/3 की जगह पे 2 × e⁻i π/3 + 2k पाई ये लिख लेना। तुम्हें पता ही है कि आर्गूमेंट जो होता है वो यूनिक तो होता नहीं है ना। अगर एक आर्गूमेंट थीटा है तो 2k पाई प्लस थीटा भी उसका आर्गूमेंट होगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगले स्टेप में, सेकंड स्टेप में उसको जनरलाइज कर लेना है। फिर क्या करना है, थर्ड स्टेप में बस पावर दोनों तरफ 1/n कर देना है, तो लेफ्ट साइड में z बचेगा, यहाँ पर r⁻1/n हो जाएगा और e⁻i यहाँ हो जाएगा θ/n + 2k π/n, ठीक है ना। और यहाँ से हम बोलेंगे कि ये जो k है, ठीक, ये k का वैल्यू कितना होगा, 0 1 2 n वैल्यूज होंगे n-1 तक, k का वैल्यू 0 से लेके n-1 तक पुट कर देना है, ठीक है। ऐसा करने से अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी हैं उतना मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फ्रैक्शनल पावर जब रहेगा वहाँ पे, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये z³ = 1 है, इसको सॉल्व करना है हमने, ठीक है। अब एक तरीका वही है कि x + i रखो, होल क्यूब करो और वो सब है ना, बट वो थोड़ा लंबी हो जाएगा। दूसरा तरीका जो हमने अभी सीखा, पहला स्टेप कि इधर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है उसको आइलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करो, सो दैट इज़ e⁻i क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, लेकिन एम्पलीट्यूड इसका 0, सो e⁻i 0। फिर अगले स्टेप में मैंने बोला कि ये जो 0 है जो भी है वहाँ पे उसको हम लोग 2k पाई प्लस करके लिख देंगे, तो मैंने 0 + 2k पाई कर दिया, ठीक। और फिर साथ में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में पावर 3 था तो अपने को तो z चाहिए ना, तो 1/3 पावर करना पड़ेगा, तो टेकिंग क्यूब रूट अगर लें तो यहाँ पे बचेगा z, फिर e⁻i 2k पाई और होल का पावर कितना है 1/3, तो यहीं से पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो आयटा 2k पाई/3 हो गया, ठीक। और ये करते ही फिर हमने को लिखना पड़ेगा कि k का जो वैल्यू है, देखो फ्रैक्शनल पावर आ गया ना यहाँ पे, फ्रैक्शन पावर, कॉम्प्लेक्स नंबर का फ्रैक्शनल पावर का मतलब डी मोइरस थ्योरम में हमने अभी देखा था कि डिनोमिनेटर जो है 3 है, तो इसका मतलब 3 वैल्यूज होंगी, ठीक है। और वो 3 कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, तो k का वैल्यू 0 रख के एक वैल्यू मिल जाएगा, 1 रख के दूसरा और 2 रख के 3 से 1 कम तक 2 तक, है ना। तो अगर देखें k बराबर अगर हम लोग 0 रखें तो हमें मिलेगा z = e⁻i 0 यानी कि 1। k का वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट करें तो z मिलेगा e⁻i 2π/3। e⁻i 2π/3 को
सिस थीटा में लिखें cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री है ना, तो cos 120 डिग्री होता है -1/2 और साइन 120 कितना होता है √3/2। ओके, k का वैल्यू 2 रखेंगे तो इट विल बी z इक्वल टू e⁻⁰ 4π/3, ठीक है ना, यानी कि cos 4π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ 4π/3। इसका भी वैल्यू पुट करोगे, cos 4π/3 जो होता है वो भी होता है -12, साइन 4π/3 हो जाता है -√3/2। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हमने देखा ये फ्रैक्शनल पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखना है, ठीक। अब आते हैं वही जो हमारा पहले क्वेश्चन था सॉल्व z⁴ = 1 प्लस आयोटा, ठीक है। इस फॉर्म का दिखाई दिया z⁴n बराबर सम कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो फिर स्टार्ट हो गए हम ऐसे ही z⁴ इक्वल टू इधर राइट हैंड साइड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आइलर्स फॉर्म। अब इसका आइलर्स फॉर्म √2 × e⁻⁴ होगा। ओके, अगले स्टेप में हम लोग ये जो π/4 लिख रहे हैं इसको जनरलाइज कर लेंगे 2k π, ठीक। फिर अगले स्टेप में अब पावर 4 है, अपने को z चाहिए तो होल टू द पावर 1/4 कर देंगे, तो इक्वल टू √2 का पावर 1/4 इंटू e⁻⁰। अब देखो यहाँ पे होल टू द पावर 4 जब होगा तो ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इकट्ठे लिख देता हूँ यहाँ पे e⁻⁰ π/16 प्लस 2k π/4। और इतना करते ही फिर हमें पता है कि जब पावर 1/4 कर रहे हैं फ्रैक्शनल पावर तो 4 वैल्यू होनी है, तो वो 4 वैल्यू k = 1 2 3 के लिए 4 वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर k बराबर 0 पुट करो तो k बराबर 0 पुट करके एक आंसर आ गया √2 का पावर 1/4 इंटू e⁻⁰ π/16, ठीक है। ऐसे ही लिख के छोड़ देते हैं। फिर k बराबर 1 पुट करें अगर तो एक वैल्यू आया √2 का पावर 1/4 इंटू e⁻⁰ k का वैल्यू यहाँ 1 पुट कर रहे हैं, सो दिस विल बी π/2 है ना, π/2 प्लस π/16, π/2 प्लस π/16 कितना हो जाएगा 9π/16। ओके, सो e⁻⁰ 9π/16, ठीक है। ओके, k बराबर 2 पुट कर लो तो z मिलने वाला है √2 का पावर 1/4 e⁻⁰ टाइम्स, जब यहाँ k का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 4 कैंसिल होगा, पाई प्लस π/16 विल बी 17π/16 और k का वैल्यू 3 पुट करेंगे, फोर्थ कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा z = √2 पावर 1/4 इंटू e⁻⁰ टाइम्स k का वैल्यू 3 जब रखेंगे यहाँ पे सो इट विल बी 6π/4। ओके, 6π/4 विल बी दिस π/16 प्लस 6π/4। सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 25π/16, ठीक है। सो ये 4 हमारे आंसर आ गए। तो ये तरीका है, कभी अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का फ्रैक्शनल पावर करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। क्विकली एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। मान लेते हैं से √3 प्लस आयोटा का पावर 1/3, ये लिखना है मुझे, ठीक है, इसका वैल्यू लिखना है। तो मुझे पता है ये फ्रैक्शनल पावर है, तो सबसे पहले इसको आइलर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो गया 2 × e⁻⁰
आयोटा टाइम्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अल्फ़ा होगा टेन इनवर्स 1/√3 यानी कि π/6, ठीक है ना। और इसका होल का पावर क्या है 1/3, सो 2 का पावर 1/3 और ई का पावर यहाँ पर आयोटा और π/6 को हम लोग क्या कर लेते हैं जनरलाइज ये चीज़, और फिर इसका होल का पावर कितना है 1/3 है। सो दिस इज 2 to the power 1/3 इंटू ई टू द पावर आयोटा π/18 प्लस 2k π/3। पावर 1/3 है तो हमें पता है डी मॉर्गन थ्योरम के हिसाब से 3 जो है रूट इसका आना है, तो वो k = 1 2 0 1 2 के लिए वो 3 रूट आ जाएंगे, ठीक है। 0 रखोगे तो एक, 1 रखोगे तो दूसरा और 2 रखोगे तो तीसरा, ठीक है। So this is all about De Moivre's theorem and how we can simplify some of the complex equations. Okay.